Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's lecture number 16, which is the last lecture of chapter number 1st, second year course, and I will also discuss some points in second chapter as well. थोड़ा सा मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी of a charge accelerating by potential or electric field. Kinetic energy and velocity of charge accelerating by potential or electric field. आप देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू Q डेल्टा V. फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, work done is equal to change in kinetic energy. Work energy principle आपको ये कहता है कि आप जो वर्डन करते हैं that will be used to change the energy, किसी भी किस्म का एनर्जी चेंज आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने लिख लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मैंने क्या लिख लिया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये आपके पास नहीं, और आपने लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज को ले लिया है, ठीक है, लेट सपोज आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज को लिया हुआ है, तो इट विल बी एक्सेलरेटिंग, तो इट मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजिंग एंड इट विल हैव आल्सो सम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v. तो देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो मैं यहां पर वर्डन के बजाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पुट कर लूंगा, विच विल बी इक्वल टू Q डेल्टा V. तो देखिए अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, आप इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी भी ले सकते हैं, आप अपोजिटली चार्ज प्लेट्स भी ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल? तो रिमेंबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी will be always equal to Q delta. ये बताया जाए कि the potential difference is 10 volt. Potential difference is 10 volt. और इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं. What will be the kinetic energy of electron? या what will be the change in kinetic energy of electron? ठीक है, तो यहां पर 10 वोल्ट पुट करें, यहां पर आप 1E पुट कर लें, आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अगर मैं लिख लो if Q is equal to E, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E डेल्टा V. ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. अगर मैं लिख लो Q is equal to 10E and potential difference use is equal to, then kinetic energy of charge will be dash. Kinetic energy of charge will be dash. A option आपके पास जो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. B ऑप्शन आपके पास जो है 100 जॉल. सी ऑप्शन आपके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 1 जॉल. तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 10 E एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10 वोल्ट है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज विल बी डैश. काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? तो आप सिंपली इस फार्मूले में पुट कर ले. इस फार्मूले में Q आपके पास 10E, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10 वोल्ट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर जॉल में इसका वैल्यू होगा तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज के बराबर है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। ठीक है, और आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, तो आंसर आ जाएगा जॉल में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जॉल। ठीक है, तो जॉल में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जॉल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल, तो काइनेटिक एनर्जी आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर वेलोसिटी अगर मैं मालूम करना चाहता हूं, या आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि Q डेल्टा V, आपको देखिए सिंस डेल्टा V सिंस डेल्टा E डेल्टा R, डेल्टा V आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू E डेल्टा R, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज आपके पास जो होगा दिस इज इक्वल टू QE डेल्टा R। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। देखिए, मैं अक्सर आपको कहता हूं ना, दो मासेस का डिफरेंस मास होता है। ठीक है, दो टाइम का डिफरेंस टाइम होता है। ठीक है, दो लेंथ का डिफरेंस लेंथ होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दिस इज इक्वल टू QE डेल्टा R। Q is the magnitude of the charge, E is the electric field strength, and delta R is the displacement through which a charge particle move। अगर आपको displacement of a charge particle move given हो, electric field strength given हो, magnitude of charge given हो, तो आप इस इक्वेशन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज द आर चेंज। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं, QE डेल्टा R। ठीक है, अच्छा, नाउ फॉर वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज के बराबर है, हाफ mv²। तो आप यहां पर पुट करें हाफ mv², QE, बल्कि मैं डेल्टा V के साथ लिख लूंगा Q डेल्टा V। ठीक है, और v² को मैं लिख सकता हूं 2Q डेल्टा V डिवाइड बाय m। ठीक है, डिवाइड बाय m। अगर मैं स्क्वायर को खत्म करना चाहता हूं तो आपके पास ये बन जाएगा V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2Q डेल्टा V डिवाइड बाय m, डिवाइड बाय m। तो 2 अंडर द रूट, ये आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल टॉपिक में कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एक ही चीज है। तो मैं इस डेल्टा V को V से भी रिप्लेस कर सकता हूं, 2QV डिवाइड बाय m अंडर द रूट। ठीक है, ये V आपके पास जो है दिस इज अ पोटेंशियल, ये आपके पास पोटेंशियल है। डेल्टा V के बजाय आप E डेल्टा R B पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप डेल्टा V के बजाय E डेल्टा R B पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के इक्वेशन है। ठीक है, डेल्टा V किस चीज के बराबर है, E डेल्टा R फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन। तो V आपके पास 2Q डेल्टा V डिवाइड बाय m अंडर द रूट, ये आप डेल्टा V के बजाय E डेल्टा R। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल का इक्वेशन आ गया। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच अ चार्ज पार्टिकल मूव, वो गिवन हो, तो आप वेलोसिटी को इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी चार्ज टू मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी डेल्टा V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
यहां से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच अ चार्ज पार्टिकल मूव। तो मैं अगर आप लोगों को कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मैं सेम फील्ड में दोनों को मूव करवा रहा हूं, सेम फील्ड में दोनों को मूव करवा रहा हूं, तो वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? तो आप देख सकते हैं जिसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो जो है वो ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले में। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है प्रोटॉन के मुकाबले में वो ज्यादा होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो जिस चार्ज का ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और उसका वेलोसिटी चेंज ज्यादा होगा या उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो दीज आर सम जनरल डिस्कशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? अगर चार्ज पार्टिकल आपके पास इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन कर लेते हैं, हम Q को E से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, फॉर द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स थे। अब आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड ईयर कोर्स फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट है, आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ V इज इक्वल टू, इफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो E will be equal to 0 or E will be not equal to 0। मतलब ये है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 0 हो, पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 0 हो, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो 0 होगा कि नॉन 0 होगा। आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा कि नॉन 0 होगा, जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 0 होगा। तो आप थोड़ा सा देख ले, आप थोड़ा सा देख ले, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से स्टार्ट करूं, ये आपके पास स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है। ठीक है, और Q चार्ज लाई एट सेंटर, Q चार्ज आपके पास जो है दिस लाई एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये स्फीयर के सेंटर पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ये आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपके पास बना। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल में लिख लो दिस इज ए पॉइंट और मैं इसको लिख लो दिस इज बी पॉइंट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितनी भी पॉइंट्स होंगे वी ए दिस इज इक्वल टू वी बी, पोटेंशियल आपके पास ए और बी पे क्या है? सेम है। तो अगर पोटेंशियल आपके पास सेम है, कांस्टेंट है बट नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नॉन 0 है? तो आप देख सकते हैं चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल लाइन पे और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन 0 होता है। यह बात याद रखिए। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैं अगर यहां पर लूं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक
ठीक है, ये आपके पास बन गया, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ये आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास बी पॉइंट बन गया। तो देखिए ए और बी पे पोटेंशियल आपके पास क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर मैं चार्ज कंडक्टर लूं, अगर मैं चार्ज कंडक्टर लूं, अगर मैं चार्ज कंडक्टर लूं, ये आपके पास है एक चार्ज कंडक्टर, दिस इज प्लस प्लस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, ये चार्ज कंडक्टर है। याद रखें, चार्ज कंडक्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस पे और किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, और सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है या किसी इंटीरियर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। ये के क्यू will be not equal to 0। इसका r आपके पास द रेडियस ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर शेल है। तो देखिए, अगर ये एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है तो इसके सरफेस और इसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास होगा, इट विल बी के क्यू डिवाइड बाय आर विच विल बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है वो जीरो होता है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। तो ये आप गौर से सुने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो या पोटेंशियल कांस्टेंट हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो और नॉन जीरो हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। हां, अगर मैं बात करूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या इक्विपोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डैश जीरो और नॉन जीरो। तो याद रखिए, इक्विपोटेंशियल लाइन पे या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नॉन जीरो होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, चार्ज कंडक्टर है, आपके पास चार्ज कंडक्टर है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या पोटेंशियल जीरो होगा? तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जीरो होगा? क्योंकि किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर। फॉर एग्जांपल, एक चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल शेल है और मैंने दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल, तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बट पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक रीजन है और वहां पर पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? तो याद रखिए, अगर पोटेंशियल 0 है तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल 0 तब ही होता है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। सो दिस इज another important points from the exercise of first chapter। अच्छा, आपके बुक में एक और MCQ दिया गया है। ठीक है, एक और MCQ आपके बुक में दिया गया है। MCQ नंबर आपके पास जो है मेरे ख्याल में 3 है। 3rd नंबर MCQ जो है मेरे ख्याल में वो है, मैं थोड़ा सा चेक करता हूं। फर्स्ट नंबर MCQ, नॉट फर्स्ट, ये आपके पास है अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके पास अगर 2 चार्जेस है तो 2 चार्जेस का सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो तो हम कौन सा चार्ज रख ले सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम आपके पास है वो इक्विलिब्रियम में हो।
अच्छा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड है, दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है, अगर यहां पर एक चार्ज है Q एंड दिस इज प्लस Q, इसको मैंने लिख लिया दिस इज Q1, ये आपके पास Q2, ये भी आपके पास प्लस Q है, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू प्लस Q, के नेचर भी सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज भी सेम है। तो फिर इसके सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रख लें, इसके सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रख लें, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर मैं चार्ज क्या रख लूं, सो दैट Q आपके पास क्या होगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपके बुक का प्रॉब्लम नंबर 3 का कंसेप्ट है। आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन मत करें, अक्सर आप में से कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे टाइम जाया करते हैं, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे टाइम जाया नहीं करने आप लोगों ने, उससे कंसेप्ट निकाला करें कि इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पूरे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दो चार्जेस है, उसका नेचर भी सेम है और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, तो उसके दरमियान सेंटर पे मैं कौन सा चार्ज रख लूं, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक बात याद रखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, तो फिर Q आपके पास जो होगा नेगेटिव करे और 4 पे डिवाइड करे, 4 पे डिवाइड करे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और कैपिटल Q है, ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव कर ले और 4 पे डिवाइड कर ले। तो अगर आप इसको सेंटर पे रख ले, सेंटर पे, तो फिर आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सेंटर है, तो -Q डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ। अगर मैं लिख लूं ये -Q है और ये भी -Q है, तो मैं इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे कौन सा चार्ज रख लो, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर दोनों माइनस माइनस हो, -Q, तो आप +Q डिवाइड बाय 4 अगर आप सेंटर पे रख ले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज से कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो -Q डिवाइड बाय 4 प्रॉब्लम नंबर 3 का कंसेप्ट आपके पास आ गया। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास। अगर ये आपके पास पॉजिटिव, ये A प्लेट है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपके पास B प्लेट है, ये भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, इस सिग्मा A और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा B, ठीक है। सेम चार्जेस इस पे है। अगर मैं लिख लो नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा, तो फिर इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए, आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, वो आपके पास सिग्मा A माइनस सिग्मा B, दिस इज सॉरी, ठीक है, EA माइनस EB, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सो इन दोनों के दरमियान नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सेकंड, if sigma A means the surface charge density of A is greater than the surface charge density of B, तो फिर याद रखिए के पास ये EB से ज्यादा होगा, EA EB से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो फिर आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये आपके पास EA माइनस EB होगा, which will be not equal to
0, जो कि आपके पास 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर सिग्मा बी सिग्मा ए से ज्यादा हो तो फिर ई बी माइनस ई ए आपके पास होगा, विच विल बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास बन गया है। अगर मैं अपोजिटली चार्ज प्लेट लूं, ये आपके पास ए और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, ये आपके पास दूसरा प्लेट है। ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, मैं इसको बी लिख लेता हूं, पास सिग्मा बी है। सही है, अब इसके दरमियान नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो देखिए यहां पर भी इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, तो फिर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो ई ए प्लस ई बी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए का और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो सेम होगा, लेकिन यहां पर ए का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ई ए, और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास ये है, अपोजिट है, तो इसलिए वहां पर माइनस, यहां पर प्लस आपके पास आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि बराबर है, तो अगर बराबर है तो आपके पास सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा। इफ इज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर ई आपके पास सिग्मा ए डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो ने पुट करे, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एक्सरसाइज। अच्छा, अब कैपेसिटर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सिर्फ सुने इंशाल्लाह, तभी आपको समझ आ जाएगी। अगर दो कैपेसिटर्स हैं, बल्कि मैं लिख लेता हूं रिकॉर्ड के लिए, इफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 charged to different sources, yeah, batteries. If two capacitors C1 and C2 charged from two different sources are batteries, and then capacitors connected with each other, अगर आप कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाए, ठीक है, देन capacitors will behave parallel combination. क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्जेस डिवाइड होते हैं ना। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहां पर भी जब आप कैपेसिटर, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस तरह भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मतलब आपने दो कैपेसिटर्स को चार्ज किया फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, अगर कैपेसिटर सेम हो या सेम ना हो, और फिर आपने बैटरीज रिमूव किया और दोनों कैपेसिटर्स को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बिहेव करेगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बिहेव करेगा। तो अगर आपने CT मालूम करना है, टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो C1 प्लस C2, ठीक है, आप सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करें तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिफोर चार्जिंग, अगर ईच कैपेसिटर पे चार्जेस ये थे, चार्जेस आपके पास क्या होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप टोटल चार्जेस, आपको अगर गिवन है
कि वन ने कितने स्टोर किए, दूसरे ने कितने स्टोर किए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है फिर Q इज इक्वल टू CV। तो आपके पास आ जाएगा CT टोटल कैपेसिटेंस एंड V पोटेंशियल। पोटेंशियल आप किस तरह मालूम करेंगे? V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। एक एक के चार्जेस आपको गिवन होंगे, कैपेसिटेंस आपको गिवन होगा, आपको आ जाएगा कि पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो उससे आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होगा? टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये आपके एक्सरसाइजेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए, ठीक है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सोल्यूशन मत करें। एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ देके और उससे कंसेप्ट निकाल लें। जिस तरह प्रॉब्लम नंबर 3 से मैंने कंसेप्ट निकाल लिए, ठीक है, और के दो चार्जेस है सेम नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो मैं उसके सेंटर पे कौन सा चार्ज रख लूं और किस नेचर वाला, सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक और जनरल क्वेश्चन है, एक और जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। दो चार्ज कंडक्टर्स है या चार्ज बॉडीज है, चले, ठीक है, दो चार्ज कंडक्टर्स है या चार्ज बॉडीज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। ये आपके पास चार्ज बॉडी है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दे आर सेपरेटेड आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से आर सेपरेटेड है एंड दे अट्रैक्ट। ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दे अट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? इफ वी ब्रिंग बोथ क्लोज सो दैट दे टच ईच अदर, मतलब ये दोनों कंडक्टर्स आपने इस तरह कर ली। ये पॉजिटिव था ए और ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज था, दिस इज बी कंडक्टर, और फिर हमने इसको सेपरेट किया। देन सेपरेट एट सेम डिस्टेंस आर, एट सेम डिस्टेंस आर, हमने सेम आर डिस्टेंस पे हमने रख लिया, ठीक है। ये आफ्टर टचिंग, ये आपके पास है आफ्टर टचिंग। तो देखिए ये आपके पास, मैंने इस पे चार्जेस नहीं बनाया क्योंकि मैं अगर चार्जेस बना लूं तो फिर तो आप आंसर मुझे बता देंगे आसानी से, तो इसलिए मैंने क्या किया, आप क्वेश्चन गौर से सुने। दो चार्ज कंडक्टर्स थे, आर डिस्टेंस पे थे, वो दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर हमने दोनों को टच करवाया और फिर सेम डिस्टेंस पे हम इसको ले गए। यहां पर ये थ्योरेटिकल किस्म का क्वेश्चन कहलाता है। मैंने आपको कोई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस पे आप इसको ले जाए तो फिर ये क्या करेंगे? दे अट्रैक्ट, रिपेल, या नो फोर्स, या नन ऑफ दिस। मैंने इसको करीब लाया, दूसरे को टच कर गए, ठीक है, और फिर सेम डिस्टेंस पे हम इसको ले गए, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ये एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन आपको यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो चार्जेस फॉर एग्जांपल इस पे 20 पॉजिटिव चार्जेस थे और इसके साथ 10 नेगेटिव चार्जेस थे, तो 20 में से 10 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 10 तो रह गए ना, वो 10 फिर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो डिवाइड हो जाए तो एक पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दो कंडक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे ले गए, तो अब ये क्या करेगा? दे विल रिपेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाएंगे
वो डिवाइड हो जाएंगे दोनों में, तो फिर दे विल रिपेल। एक और कंसेप्ट मेरे जहन में आया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी से अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये आपके पास एक शीट है, दिस इज अ शीट, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस शीट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। इस पे एक शीट है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द चार्ज डेंसिटी इज अ यूनिफॉर्म, द चार्ज डेंसिटी इज अ यूनिफॉर्म। अगर हम इसको कट करें, इफ वी कट इट इन unequal parts, that is A, B and C, अगर हम इसको कट करें 3 अनइक्वल पार्ट्स में, A, B, C मैंने इसको कह दिया, लेट सपोज ये आपके पास A, ये आपके पास B, ये आपके पास C, तो फिर क्या होगा? देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अनइक्वल पार्ट से सिग्मा ए इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा सी, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, ठीक है। थर्ड आपके पास जो है, अगर मैं लिख लो ए, आपके ए का साइज ज्यादा है बी से और बी का साइज ज्यादा है सी से, ग्रेटर देन सिग्मा बी ग्रेटर देन सिग्मा सी, ये आपके पास ए ऑप्शन, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी, सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा सी। यहां पर मैं लिख लूंगा साइज, देयर साइज इज, साइज आपके पास ए का ग्रेटर देन बी और बी का ग्रेटर देन सी। अगर ए का साइज ज्यादा है बी से और बी का साइज ज्यादा है सी से, तो फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा? तो याद रखिए बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई शीट है, ठीक है, या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो और उसके चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, उसको आप अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, एक छोटा एक बड़ा है, तो फिर भी याद रखिए तमाम पार्ट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा। एक और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक लास्ट कंसेप्ट, कि अगर आपके पास एक इर्रेगुलर चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाए, आप उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाए, तो ज्यादा चार्जेस कहां पर एकमुलेट होंगे या जमा होंगे? तो याद रखिए मोर चार्जेस विल एकमुलेट एट शार्प एजेस। शार्प एज होते हैं, बारीक जो जगह होता है बारीक, वहां पर ज्यादा चार्जेस एकमुलेट होते हैं। और अगर आपको याद हो या पता हो कि बड़े बड़े बिल्डिंग को अगर थंडर स्टॉर्म से बचाया जाता है, तो थंडर स्टॉर्म से बचाने के लिए उसके साथ एक कंडक्टर लगाया जाता है, कंडक्टर वायर, जमीन में उसको उसका एक एंड जमीन में रखा जाता है और दूसरा एंड ऊपर बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग के ऊपर जो होता है वो काफी बारीक सुईनुमा जैसा होता है, सुईनुमा जैसा होता है। क्यों? ताकि थंडर स्टॉर्म में जो चार्जेस बनते हैं वो ज्यादा चार्जेस नुकीले साइड पे बन जाए और वो ग्राउंड स्टॉर्म से बच जाता है। तो शॉर्प एजेस पे या नुकीले जगहों पर ज्यादा चार्जेस एकमुलेट होते हैं। एक और चीज, कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर दो चार्जेस के दरमियान आप कंडक्टर रख ले, अगर दो चार्जेस के दरमियान ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था, अगर आप कंडक्टर रख ले, अगर आप कंडक्टर रख ले, तो कंडक्टर के रखने से याद रखे फोर्स जो होता है विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वो जीरो बन जाता है। when put conductor between charges, ठीक है, अगर चार्जेस के दरमियान आप कंडक्टर पुट कर ले,
सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जीरो बन जाता है, ठीक है। और कंडक्टर, अगर आपसे कोई पूछे इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी। इसीलिए तो फोर्स आपके पास जो है वो जीरो बन जाता है। और यही वजह है, दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर पासेस फ्रॉम अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं हो सकता, ठीक है। और कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान अगर मैं, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस और इस पे नेगेटिव चार्जेस है, और इसका कैपेसिटेंस C है, और मैंने कंडक्टर रख लिया, आई पुट अ कंडक्टर, कंडक्टर इस तरह रख लिया कि प्लेट्स के साथ टच नहीं हो रहा, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर रख लिया, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस of a capacitor, what will happen to the capacitance of capacitor, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा, अगर आपने एक कंडक्टर रख लिया तो देखिए इस पे यहां पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के लिए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि एक ये कैपेसिटर बन गया, एक ये कैपेसिटर बन गया सीसी, और दोनों सीरीज में। तो अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर को रख ले, ठीक है, सो एक कैपेसिटर से दो कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस वाले बन जाएंगे। पहले एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C था, जब हमने कंडक्टर रख लिया तो कंडक्टर के रखने से अब ये कॉम्बिनेशन दो कैपेसिटर इन सीरीज का बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगा वो आपके पास C डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, Ct will be equal to C divided by 2, it means capacitance of the capacitor will be decreases, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर रख ले सो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये वो जनरल पॉइंट्स थे में, या वैसे जनरल टॉपिक्स थे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी, और इसको आपने गौर से पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमसीक्यूज के लिहाज से वो सारे के सारे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर वाले बता दिए। फिर भी अगर मुझसे कोई कमी बेशी रह गई या कोई एमसीक्यू आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप भेजा करें, और इंशाल्लाह ईद के बाद ज़रूर हम आपको 1 घंटा या 2 घंटा टाइम देंगे जिसमें स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसके बाद जो लेक्चर नंबर 17 होगा उसको देखने से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ें, करंट क्या है, आसान सी चीज़ें, ठीक है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, हाई पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वगैरह, ये आसान सी चीज़ें, इसको ज़रूर आप एक नज़र पढ़ लें, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह, ओहम्स लॉ, ठीक है, ये पढ़ें। लेक्चर 16 के बाद जो 17 लेक्चर होगा तो उसमें उससे पहले आप इन चीज़ों को पढ़े, फिर लेक्चर को